हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कब्ज के बारे में, कॉन्स्टिपेशन। एज अमूमन आपने बहुत बार सुना होगा कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है या फिर कब्ज क्या होता है। अगर हम बात करें नवयुवक पीढ़ी की या फिर जो हमारे अभी एज्ड लोग हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की बहुत दिक्कत रहती है, इंक्लूडिंग हमारी इंडिया या फिर डेवलप्ड कंट्री। अगर यूएस ऐसे कंट्री की बात करें, वहां भी बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की दिक्कत रहती है लोगों को। ठीक है, तो ये एक बीमारी तो है, लेकिन इसको एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम माना जाता है। लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपर डाइट वगैरह मेंटेन नहीं कर रहे हो, प्रॉपर हाइड्रेशन, पानी की मात्रा को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अच्छा भोजन नहीं ले रहे हो, फाइबर फ्रूट्स आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो अपने फूड मतलब मील में, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, अगर कब्ज को सही न किया जाए तो बहुत ज़्यादा आपके जीआईटी सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, उससे और ज़्यादा होने वाली डिजीज आपके बॉडी में उत्पन्न हो सकती हैं। तो उसी के बारे में आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कब्ज क्या होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, लक्षण क्या है इसके, कैसे पहचानेंगे कि कब्ज है या नहीं है, और हम इसको कैसे सही करेंगे, नेचुरल तरीके से या फिर कुछ हमारे पास हर्ब्स हैं, आप उससे उसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कब्ज की या फिर कॉन्स्टिपेशन की, तो कब्ज हम उसको बोलते हैं ऐसा कोई पर्सन जिसको एक सप्ताह में 3 या फिर 3 से ज्यादा बार मोशन ना आए। क्लियर आ गया से मतलब बाउल मूवमेंट जितना अच्छा होगा उतना आपका जीआईटी सिस्टम अच्छा होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको सप्ताह में 3 बार से ज्यादा स्टूल नहीं आ रहा है, स्टूल पास नहीं हो रहा है, आपका मोशन क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। ये डिजिट आपकी 3 बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 4 बार हो सकती है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी कर सकता है। जरूरी नहीं कि 3 ही बार हो, आपका 2 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करें कि भाई ये कैसे आपके बॉडी में होता है, कब्ज एक कैसे मतलब उत्पन्न हो जाता है हमारे शरीर में। आप समझना, जैसे हम कोई खाना लेते हैं, कोई फूड लेते हैं, फूड हम लेते हैं, ओरल कैविटी में जाता है, स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, भाई न्यूट्रिएंट्स साथ मिलते हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन, मिनरल्स, तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं। पार्शली जो हमारा फूड होता है, जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, वो हमारा पहुंच जाता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, उसके बाद एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है हमारे बॉडी के कि जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो मूवमेंट नीचे की तरफ, मूवमेंट हमारा नीचे की तरफ जाएगा, तभी तो जो हम जो खाना खा रहे हैं वो इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू बाहर जाएगा स्टूल के फॉर्म में। ठीक है, अब कब्ज के चक्कर में क्या होता है, कब्ज के केस में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन के केस में, जो हमारा पार्शली अनडाइजेस्ट फूड है, मतलब जो खाना आपने खाया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, लार्ज इंटेस्टाइन में आया, वहां पे होता है कोलन। कोलन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत है उसका पार्ट है कोलन। कोलन में जाके खाना क्या होता है, कोलन उस खाने से, उस फूड को, उस फूड से पानी की मात्रा को आइसोलेट कर लेता है। ठीक है, जब कोलन जो फूड है उसमें पानी की मात्रा को आइसोलेट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो क्या होता है, फूड में पानी की मात्रा खत्म हो जाती है। मतलब जो लुगदी बननी चाहिए, एक कायम बनना चाहिए, वो उस चीज में खत्म हो जाता है। जब भी हम किसी चीज से पानी को निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अब आपका कोलन में पहुंच गया फूड, अब कोलन से उसको नीचे की तरफ आना है, एनस के थ्रू बाहर स्टूल के फॉर्म में निकलना है। अब उसका पानी तो कोलन ने खींच लिया, अब क्या होगा, जो आपका स्टूल है, जो फीकल है, अब वहां पे पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं है, तो क्या होगा, जो आपका फीकल है, स्टूल है, वो हो गया हार्ड। जब हार्ड हो गया तो वो इजीली पास नहीं होता है, या फिर आपको मोशन नहीं क्लियर हो रहा है, 1 दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, या फिर अगर आप जब भी मोशन की तरफ जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा पेन होता है। यही कारण है कॉन्स्टिपेशन होने का। जब भी कोलन आपकी जो फूड सब्सटेंस है उससे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, और वहां पे जो सब्सटेंस है, जो स्टफ है, वहां पे वो ड्राई हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिससे आपका जो मोशन है वो डिस्टर्ब हो जाए तो और क्लियर नहीं होता है। ये बेसिक मैकेनिज्म है आपकी कॉन्स्टिपेशन की। अब देखो होता क्यों है, जितनी ज्यादा देर आपका खाना, फूड स्टफ कोलन में रुकेगा, कॉन्स्टिपेशन के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमने बताया आपको, खाना मुंह से लेते हैं, एनस के थ्रू निकलना होता है, तो जो मूवमेंट है ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है, अगर उसी मूवमेंट को कंट्रोल कर ले कोलन, तो क्या होगा, खाना वहीं रुक जाएगा तो वाटर उसका खींच लेगा, हार्ड हो जाएगा,
तो कोलन जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो जो फीकल है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। इसके अलावा जो कोलन में मसल कॉन्स्ट्रक्शन की एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं होंगे तो जो फीकल है वो नीचे की तरफ नहीं आ पाएगा। आई होप आपको बेसिक मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी, कब्ज कैसे ओरिजिनेट होता है और कॉन्स्टिपेशन कैसे अकर्स होता है। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर हम बात करें इसके लक्षण की सिम्टम की तो बहुत ही नॉर्मल सिम्टम है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आप मोशन के लिए जाओगे तो आपका मोशन क्लियर नहीं होगा, आपको जो आपका पेट है वो फ्रेश नहीं होगा, ठीक है। और अगर फ्रेश भी होगा तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी क्योंकि जो आपका फीकल स्टूल है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है, वहां से वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है कोलन के द्वारा, इसलिए दिक्कत आती है। आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेन की दिक्कत रह सकती है। आपका जो पूरा दिन होगा वो फ्रेशनेस आपको महसूस नहीं होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख आपकी खत्म हो सकती है। और जो आपका स्टमकिंग है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन की शिकायतें हो सकती हैं। अगर ये सिम्टम है तो एज यूजुअल देखा गया है कि वो पर्सन कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन का शिकार है, कब्ज का शिकार है। अब जो नेक्स्ट हम थोड़ा सा बात करें कि जो कब्ज है हमारा वो उसके कॉज क्या है, मतलब क्यों हो जाता है बार बार, लक्षण क्या है इसके, सॉरी इसका कारण क्या है, कॉज क्या है। देखो कब्ज का बहुत ही मेन रीजन माने जाते हैं अगर कोई पर्सन पानी की मात्रा को बहुत कम लेता है, मतलब हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर वो फाइबर फूड नहीं ले रहा है, पानी की मात्रा कम कर रहा है, अगर वो फाइबर फूड नहीं ले रहा है, और इसके अलावा अगर कोई बंदा, कोई पर्सन मेडिसिन से यूज कर रहा है तो ऐसे केस में देखा जाता है कब्ज की बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। या फिर कुछ स्पेशल केस होते हैं लाइक प्रेगनेंसी के केस में आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, या फिर ओल्ड जो एज्ड पर्सन होते हैं उनके मसल में कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है बाउल में, इंटेस्टाइन में, इसलिए उनको भी ये दिक्कतें आती हैं। तो बेसिक चीजें हो गई आपको कि कॉज पता लग गए। अब बात करते हैं भाई कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं कि जिनके लेने से हमें कब्ज की दिक्कत आती है। लाइक आपका सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एंटी डिप्रेशन लाइक फ्लुक्सुटिन, बेंजोडाइजेपिन जो कि हमारी न्यूरो की दवाई है, बीटा ब्लॉकर जो कि हमारी एक कार्डियोवैस्कुलर एंटी हाइपरटेंसिव है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये ऐसी दवाइयां हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कब्ज की दिक्कत आती है उस पर्सन को। या फिर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो हेमेटेनिक्स लेती हैं, आयरन पिलन सप्लीमेंट्स लेती हैं, तो आयरन से भी कॉन्स्टिपेशन कब्ज की दिक्कतें देखी गई हैं। इसके अलावा ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं जो बहुत ज्यादा अपने डेली रूटीन में बिजी रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी दिक्कतें आती हैं। समटाइम ऐसा देखा गया है जो लोग ट्रेवलिंग करते हैं तो उनका जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारी बॉडी की जैविक घड़ी है, सर्कैडियन रिदम, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से भी कब्ज की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा और कुछ कारण है, कुछ डिजीज ऐसी हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं, अगर वो बीमारी आपके शरीर में हो जाए तो उसकी वजह से भी आपको कहीं ना कहीं कब्ज का सामना करना पड़ सकता है। लाइक आपका डायबिटीज है, कार्डियोवैस्कुलर की कुछ दवाइयां हमारी बीमारी है, लाइक आपका हाइपरटेंशन है, माइग्रेन है, इसके अलावा थायराइड की दिक्कतें हैं, इसके अलावा एक होता है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। तो ऐसी कुछ जीआईटी की दिक्कतें हैं, अगर ये हो जाए तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें रह सकती है, आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ मेन कॉज है, मेन कारण है जिसकी वजह से कब्ज हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट अब मूव करें, अब देखेंगे भाई हमने कारण पता लग गए, हमें सिम्टम्स पता लग गए, बात करेंगे कि इसका टेस्ट क्या है, मेडिकल डायग्नोसिस क्या है। देखो जो हमारा कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पता करना बहुत ईजी है। अब आप कहोगे कैसे? इसको बेस्ड ऑन सिम्टम, मतलब लक्षणों के आधार पे हम इजीली पता कर सकते हैं कि किसी पर्सन को कब्ज की दिक्कत है या नहीं है। हम उससे हिस्ट्री पूछते हैं, पेशेंट हिस्ट्री पूछते हैं कि भाई कब से आपको मोशन नहीं आ रहा है, आपको क्या सिम्टम आ रहे हैं, क्या आप दिन में कितना पानी पी रहे हो, आप क्या फाइबर फूड को इंक्लूड कर रहे हो, ऐसा तो नहीं आप एल्कोहल, स्मोकिंग बहुत ज्यादा आप कंज्यूम कर रहे हो, या फिर कोई आपकी ऐसी कुछ दवाइयां हैं लाइक आपका कार्डियोवैस्कुलर या फिर बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, आयरन सप्लीमेंट्स, कि आप ऐसी कुछ दवाइयां ले रहे हो जिनकी वजह से आपको कब्ज का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा कुछ हमारे मेडिकल डायग्नोसिस है, लैब टेस्ट है, उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। लाइक सबसे बेस्ट आपका एमआरआई है, अगर लोअर जीआईटी एब्डोमिनल की हम एमआरआई करा देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि क्या कॉज है और क्या कहाँ पे दिक्कत आ रही। भाई ऐसा तो नहीं कोई इंटेस्टाइन में हेमरेज हो रहा हो, या फिर कोई इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो रहा हो, या फिर कहीं ब्लॉकेज हो रहे हो इंटेस्टाइन में, तो वहां से हमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट और होता है कोलोनोस्कोपी, अगर बहुत दिन से कब्ज है, आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, तो आप कोलोनोस्कोपी से पता कर सकते हो, डायरेक्टली आपका कोलन पता लग जाएगा, वहां पे कोलन में क्या दिक्कत आ रही है। एक इमेजिंग टेक्निक होती है, एमएस के द्वारा हम पता कर लेते हैं कि कोलन का स्ट्रक्चर क्या है, कहीं ना कहीं
जो आपका फूड है कितना रिटेन कर रहा है और क्या दिक्कत आ रही है आपके कोलन के अंदर, तो बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इन डायग्नोसिस लैब टेस्ट के द्वारा। बात करें कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है भाई अगर आपको बहुत दिन से कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है और अपना आप ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हो या फिर नहीं डिले कर रहे हो, बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हो, तो उस केस में आपको पाइल्स की दिक्कत आ सकती है, हेमोराइड्स की दिक्कत आ सकती है और बहुत सारे आईबीएस हैं, जीआईटी रिलेटेड दिक्कतें आ जाएंगी और कहीं ना कहीं आप खाना नहीं खा पाओगे, क्योंकि जब आपका जीआईटी क्लियर नहीं होगा, मोशन क्लियर नहीं होगा, तो आपको बहुत अच्छी भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, जो आपका पेट है बहुत ज्यादा भरा भरा रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है हमारी बॉडी की, जो भी हमारा खाना है कुछ तो हमारा एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाना चाहिए और कुछ हमारा जो है वो एनस के द्वारा बाहर निकल जाना चाहिए। तो गॉड गिवन प्रोसेस है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके जीआईटी रिलेटेड दिक्कत बढ़ जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुंचेंगे तो माल फंक्शन हो सकता है, मॉल न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं आपकी बॉडी में, तो ऐसे कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, अगर कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो डाइट हमें कैसी रखनी है और कौन सी हर्ब्स हैं जिनके द्वारा हम कब्ज को सही कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको कब्ज की दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, तो आप विदाउट डॉक्टर के परामर्श के, विदाउट हॉस्पिटल विजिट आप अपने कब्ज को सही कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज और है, अगर आपको कब्ज के अलावा कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब ऐसा ना हो कोई आपकी बॉडी में सीवियर इलनेस आ रहा हो, सीवियर जीआईटी प्रॉब्लम हो और आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हो, तो उस केस में आपको थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती हैं, उस तरफ आपको थोड़ा सा सेल्फ मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना है। अगर एज अमूमन आपको इन जनरल कभी कभी कब्ज की दिक्कत आ रही है, तो आप प्रॉपर अपना सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हो। पहले बात करेंगे डाइट। अगर कब्ज की दिक्कत रहती है एज अमूमन आपको, तो आपको डाइट कैसी रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। ठीक है, जितना अच्छा आपका हाइड्रेशन होगा उतनी डाइट की रिस्क कम हो जाती है, आपकी कॉन्स्टिपेशन की रिस्क कम हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन है, प्रॉपर आपको फाइबरस फूड लेने हैं। फाइबर, देखो जो फाइबर फूड होता है वो आपके बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमारी बॉडी में फाइबर एब्जॉर्ब नहीं होते, लेकिन वो इंटेस्टाइन में जाके वहां पे स्वेल अप करके वो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो फाइबर फूड को आपको इंक्लूड करना है। स्मोकिंग, एल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक चीज और है, आपको एक्सरसाइज में एक्टिव रहना है। जितना अच्छा एक्सरसाइज होगा उतना ज्यादा मूवमेंट होगा आपके इंटेस्टाइन का, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे और उतना अच्छा आपका कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलेगा। हाँ, इसके अलावा अगर कोई आपकी दवाइयां चलती है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही आप अपनी कॉन्स्टिपेशन की दवाइयां चलाएं और देख लें कहीं ना कहीं जो हमारी दवाइयां हैं कहीं इंट्रैक्शन तो नहीं कर रही है या फिर कोई हार्मफुल इफेक्ट शो तो नहीं कर रही है। अगर हम बात करें, कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनको लेने से हम कब्ज से राहत पा सकते हैं, लाइक आपका अनार, बनाना, केला, सेब, कीवी, ग्रेप्स। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, आप इजीली इसको खाइए और इजीली जो आपका कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा, रिलीफ मिलेगा आपको कब्ज से, क्योंकि जो आपका सेब है, एप्पल है, बहुत अच्छे फाइबर होते हैं और वहां पे स्वेल अप करके वो इजीली जो हमारा स्टफ्स रुका हुआ है उसको रिलीज करा देता है एनस के थ्रू। इसके अलावा कुछ हमारी हर्ब्स है जो बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, लाइक सेना बोलते हैं, सनाई की पत्ती, बहुत ही अच्छी खेती होती है गांव में, तो सनाई की पत्ती होती है, सेना होता है, वो आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा इसबगोल की भूसी, इसबगोल प्रॉपर आप ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपका आंवला, त्रिफला में 3 होते हैं, हरण, बहेड़ा, आंवला। त्रिफला भी बहुत अच्छा काम करता है कॉन्स्टिपेशन के केस में, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है। ठीक है, टैनिन्स होते हैं, तो बहुत सारे हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट्स होते हैं। त्रिफला में आंवला भी है, तो आपके आई के लिए भी बहुत अच्छा हेल्थ ही माना जाता है। फ्लैक्स, ठीक है, फ्लैक्स भी यूज कर सकते हो आप। प्रोबायोटिक्स आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, प्रोबायोटिक्स आप लेते हैं तब भी आपका जीआईटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। सौंफ बहुत अच्छी मानी गई है, अगर हम इंडियंस की बात करें तो खाना खाने के बाद हम सौंफ का सेवन करते हैं, तो सौंफ आपका कार्बोनेटिव भी है और लैक्सेटिव की तरह भी काम करता है। जिंजर, अदरक, आप खाना खाने के बाद जिंजर का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको कब्ज की दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा सबसे बेस्ट आपका है मुनक्का। हाँ, मुनक्का किशमिश का सुना होगा, जैसे आपको दिक्कत रहती है तो आप दिन के टाइम भी सुखा दीजिए और रात में सोते टाइम पे आप मुनक्का खा लीजिए, बहुत अच्छा आपका पेट साफ होगा और कब्ज से बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा और पपीता, ठीक है, पपाया का सेवन बहुत अच्छा माना गया है कब्ज के केस में। ठीक है, तो इन औषधियों का अगर आप प्रॉपर सेवन करेंगे, कुछ आपकी फूड है, फ्रूट्स हैं,
तो आपको जो कब्ज है उससे बहुत अच्छा राहत मिलेगा, आपका पैसा भी कम खर्च होगा। किसी भी तरह की कोई डॉक्टर की परामर्श नहीं जरूरत है, किसी फार्मासिस्ट की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, तो अगर पहले से कोई एग्जिस्टिंग मेडिसिन चल रही है, कोई बीमारी है, सीवियर इलनेस है, तो जरूर हम बोलेंगे आप पहले उनसे परामर्श लीजिए, उसके बाद ही अपने कब्ज का ट्रीटमेंट चलाइए सेल्फ। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको कब्ज कॉन्स्टिपेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, किसी और बीमारी के बारे में डिस्कस किया जाए, बताया जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम प्रयास करेंगे उसमें बहुत जल्दी आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन को लाएं। थैंक यू।